नमस्कार दोस्तों, ओपन आईएएस में आपका स्वागत है। टेक्निकल सीरीज को आगे बढ़ाते हुए डीसी मशीन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज मोटर और शंट मोटर के बारे में इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, डिफरेंसेस क्या है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डीसी सीरीज मोटर। जैसा कि नाम में ही लिखा है सीरीज, सो फील्ड वाइंडिंग एंड आर्मेचर वाइंडिंग दोनों एक दूसरे से सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। इसे अगर आप ध्यान से देखेंगे वायरिंग डायग्राम को, तो सबसे पहले फील्ड वाइंडिंग एंड यही कनेक्शन आर्मेचर वाइंडिंग में की हुई है, इसलिए इसको सीरीज मोटर कहते हैं। और अगर आप स्कीमेटिक डायग्राम देखेंगे तो ये फील्ड कॉइल आर्मेचर के सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज में कनेक्शन होने की वजह से जो लोड करंट है वही करंट फील्ड कॉइल में जाता है और वही करंट आर्मेचर में जाता है। यानी ये जो करंट जो फील्ड वाइंडिंग में जाएगा वही करंट आर्मेचर वाइंडिंग में जाके फ्लो होगा। सो फील्ड वाइंडिंग को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि वो हाई करंट को सस्टेन कर सके, और इसके लिए हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स है वो कम रखते हैं और थिक वायर का इस्तेमाल करते हैं। जब थिक वायर का इस्तेमाल करेंगे तो सीरीज वायर की जो रेजिस्टेंस होगी वो कम होगी। तो डीसी सीरीज मोटर के केस में फील्ड वाइंडिंग की जो रेजिस्टेंस होती है वो आर्मेचर वाइंडिंग की रेजिस्टेंस से कम होती है। ये इसलिए क्योंकि आर्मेचर वाइंडिंग के पास मैक्सिमम करंट डिलीवर हो सके। अगर फील्ड की रेजिस्टेंस हम बढ़ा देंगे तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस फील्ड कॉइल ये मैक्सिमम हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा। तो आर्मेचर के अक्रॉस जो हमें जो वोल्टेज मिलना चाहिए और करंट जो मिलना चाहिए वो ड्रॉप हो जाएगा। ये ड्रॉप ना हो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो फील्ड का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ही मिनिमम रखते हैं। इसकी जो स्कीमेटिक डायग्राम में कनेक्शंस हैं वो इस प्रकार से दिखाई देती है। वोल्टेज सप्लाई कनेक्टेड टू फील्ड वाइंडिंग की रेजिस्टेंस आर एस, सेम करंट आर्मेचर में फ्लो होगा, एंड आर्मेचर जैसे ही करंट फ्लो होगा तो बैक ईएमएफ। अगर बैक ईएमएफ के बारे में मैंने एक लेक्चर बनाया है, उसको आप जरूर देखें। बैक ईएमएफ क्या होता है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, बहुत जरूरी है ये जानना बैक ईएमएफ के बारे में। बैक ईएमएफ क्यों जनरेट होता है, इन सब का उस लेक्चर में बताया गया है। और ये आर्मेचर के थ्रू शाफ्ट के थ्रू लोड से कनेक्टेड है। तो आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग क्या होती है, एक दूसरे से सीरीज में कनेक्शन होता है, और जो फील्ड रेजिस्टेंस होता है वो आर्मेचर रेजिस्टेंस से काफ़ी कम होता है। अब इस कनेक्शन डायग्राम के बाद कुछ इक्वेशंस को हम लोग देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं सीरीज मोटर के केस में जो आर्मेचर करंट होगा वही फील्ड करंट होगा। तो वोल्टेज अक्रॉस मोटर इज इक्वल टू बैक ईएमएफ प्लस आर्मेचर के क्रॉस ड्रॉप प्लस फील्ड वाइंडिंग के क्रॉस ड्रॉप प्लस ब्रशेस के क्रॉस ड्रॉप। इसको हम लोग जब वायरिंग डायग्राम के थ्रू समझेंगे, स्कीमेटिक डायग्राम के थ्रू, तो दिस वोल्टेज इज इक्वल टू बैक ईएमएफ प्लस आर्मेचर में जो ड्रॉप हुआ आई ए इंटू आर ए प्लस जो फील्ड कॉइल में जो ड्रॉप हुआ उसके बराबर, इन समेशन के बराबर, अगर ब्रशेस के वोल्टेज को नेग्लेक्ट कर दिया जाए। यही चीज इसमें लिखा हुआ है। तो जब हम ब्रशेस के क्रॉस वोल्टेज को नेग्लेक्ट करेंगे तो वोल्टेज जो सप्लाई वोल्टेज इक्वल टू हो जाएगा बैक ईएमएफ प्लस आर्मेचर करंट इनटू बोथ रेजिस्टेंस, फील्ड का रेजिस्टेंस प्लस आर्मेचर का रेजिस्टेंस। यानी आर्मेचर करंट और जो फील्ड करंट होता है वो डिपेंड अपॉन द लोड। जितना ज़्यादा लोड होगा उतना ही ज़्यादा वो उस लोड को मूव कराने के लिए उतना ही ज़्यादा टॉर्क चाहिए, और टॉर्क डिपेंड अपॉन द करंट। सो हाई आर्मेचर करंट जब होगा तो जो फील्ड करंट है वो भी ज़्यादा होगा। यानी डीसी सीरीज मोटर में फ्लक्स कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है, वो डिपेंड करता है आर्मेचर करंट के ऊपर। आर्मेचर करंट जैसे ही वेरी होगा फ्लक्स वेरी हो जाएगा, इसीलिए डीसी मोटर को कांस्टेंट फ्लक्स मोटर नहीं कहते हैं, शंट मोटर को कांस्टेंट फ्लक्स मोटर कहते हैं। हम लोग आगे देखेंगे उसको। अब डीसी सीरीज मोटर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग देखते हैं कि डीसी सीरीज मोटर में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट, एंड थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इज स्पीड वर्सेस टॉर्क। सो एक एक करके देखते हैं। टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक को इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं। ये क्यों, क्योंकि इसमें आर्मेचर करंट के ऊपर ही डिसाइड होता है टॉर्क। जितना आर्मेचर करंट ज़्यादा होगा टॉर्क उतना ही ज़्यादा होगा। करंट चूंकि इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स है, इसलिए इसको इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलता है। अब हम लोग जानते हैं डीसी मोटर के केस में टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स इनटू आर्मेचर करंट। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में इसको डिराइव किया है, पिछले वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। डीसी सीरीज मोटर के केस में जो फ्लक्स होता है वो आर्मेचर करंट के ऊपर डिपेंड करता है। क्यों, क्योंकि सीरीज में फील्ड वाइंडिंग होती है आर्मेचर की। और जब फ्लक्स की वैल्यू को रखेंगे हम आगे तो टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा आई स्क्वायर।
दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डीसी सीरीज मोटर के केस में टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। इसके ग्राफ को जब हम प्लॉट करेंगे तो हमारा ग्राफ इस तरीके से दिखेगा। वाई एक्सिस पे जब हम टॉर्क को लेंगे और एक्स एक्सिस पे करंट को लेंगे तो ये स्क्वायर टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर, यानी ये ग्राफ इस तरीके से होगा। यानी आर्मेचर करंट अगर थोड़ा सा भी बढ़ता है तो टॉर्क ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। अगर आर्मेचर करंट दुगना होता है तो टॉर्क 4 गुना हो जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है आर्मेचर करंट के साथ स्पीड का वेरिएशंस, यानी स्पीड आर्मेचर करंट पे किस प्रकार रिलेशन होता है दोनों का, वो इस कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग देखेंगे। हम लोग बैक ईएमएफ के इक्वेशन से जानते हैं बैक ईएमएफ इज इक्वल टू पी फाई जेड एन डिवाइड बाई 60A, यानी बैक ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू एन। फ्लक्स और स्पीड के मल्टीप्लीकेशन के प्रोपोर्शनल होता है बैक ईएमएफ। ये बैक ईएमएफ जनरली कांस्टेंट होता है एट द नॉर्मल कंडीशन। तो इसको अगर हम ऐसे करेंगे तो फ्लक्स इंटू स्पीड ऑलमोस्ट कांस्टेंट, तो फ्लक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, या यूं कहें कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स। और फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल होता है? आर्मेचर करंट, यानी स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट। इसी को हम लोग ऐसे देखेंगे कि स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू ईवी बाई फाइव। ये एन को इधर कर देंगे, फाइव को इधर लेके जाएंगे, तो ऐसा हो जाएगा। जैसा कि हमने बताया कि ईवी में वेरिएशन बहुत कम होता है, तो एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स। इसके प्लॉट को अगर हम देखेंगे तो ये हमको मिलेगा। वाई एक्सेस पे अगर हम स्पीड को रखें और एक्स एक्सेस पे हम आर्मेचर करंट को रखेंगे तो इसके आगे यही होगा, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट। यानी जब आर्मेचर करंट बहुत कम हो तो स्पीड बहुत ज़्यादा होगा, और जैसे जैसे आर्मेचर करंट यानी लोड बढ़ता जाएगा स्पीड ड्रॉप होगा। यही है ट्रैक्शन का एप्लीकेशन। इसलिए कहा जाता है कि जो नो लोड कंडीशन पे है या कम लोड कंडीशन पे डीसी मोटर की स्पीड डेंजरसली हाई होती है। कभी भी नो लोड कंडीशन पे डीसी मोटर को नहीं स्टार्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि आर्मेचर करंट बहुत कम होता है, और आर्मेचर करंट कम होने के कारण जो स्पीड है वो काफ़ी हाई होती है। इसी को आगे बताया गया है कि व्हेन द लोड इज हेवी, जब लोड बहुत ज़्यादा है, मोटर के ऊपर लोड बहुत ज़्यादा है तो आर्मेचर करंट ज़्यादा होगा। जब लोड ज़्यादा है तो टॉर्क रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाएगा, और जब टॉर्क रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो हमने पढ़ा है टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट, तो आर्मेचर करंट बढ़ जाएगा। और जब आर्मेचर करंट बढ़ जाएगा तो आप इस प्लॉट से देखेंगे कि स्पीड ड्रॉप हो जाएगी। वाइस वर्सा में व्हेन द लोड करंट इज लो, यानी लोड बहुत ज़्यादा हेवी नहीं है, तो स्पीड बिकम डेंजरसली हाई। क्यों? क्योंकि जब लोड कम है तो आर्मेचर करंट टॉर्क रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा, तो आर्मेचर करंट कम हो जाएगा, तो ये स्पीड डेंजरसली हाई हो जाएगा। और उस स्पीड को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, वो मोटर को जला देगा। इसीलिए कहा जाता है कि सीरीज मोटर को शुड नेवर बी स्टार्टेड विदाउट सम मैकेनिकल लोड। बिना लोड के कभी भी स्टार्ट नहीं करना चाहिए, अदरवाइज या तो उसकी मोटर जल जाएगी या फिर कपलिंग टूट जाएगी। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है स्पीड वर्सेस टॉर्क। अभी तक हम लोगों ने टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट देखा और स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट देखा। अब टॉर्क वर्सेस स्पीड, इसका क्या रिलेशन है? आर्मेचर करंट का रिलेशन टॉर्क और स्पीड से हमने दोनों के साथ देख लिया। अब ये इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है उसको हम लोग देखेंगे। दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स से प्रीवियसली जो हम लोगों ने कवर किया, उन दो कैरेक्टरिस्टिक्स से हमारा दो इक्वेशन निकलता है। टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट का स्क्वायर, पहला कैरेक्टरिस्टिक से। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक से निकलता है स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट। अब इन दोनों को आप इन दोनों से फाइंड कर सकते हैं टॉर्क और स्पीड का क्या रिलेशन है। तो आइए क्या हो जाएगा, यहाँ से ये अंडर रूट हो जाएगा और इसमें आई ए की वैल्यू रख दीजिए। ये जो आई ए की वैल्यू आई है इसमें रख दीजिए, इस वाले पॉइंट में। तो ये हो जाएगा रूट टी यहाँ पे ले लेगा, यानी स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट स्क्वायर टी, अंडर रूट टी, रूट स्क्वायर अंडर रूट टी। और इसकी प्लॉट जो है वैसे ही दिखेगी। जब टॉर्क कम है तो स्पीड काफ़ी हाई है, और जब टॉर्क काफ़ी हाई है तो स्पीड काफ़ी कम है। ये एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं मोटर के केस में। दोनों मोटर के केस में ऐसा ही होता है, लेकिन सीरीज मोटर के केस में ये इनवर्सली प्रोपोर्शनैलिटी होता है। ये जो डिफरेंस है, ये जो वेरिएशन है, काफ़ी स्टीप होता है। यानी लो लोड पे, हेवी लोड पे टॉर्क कम होगा। क्यों? क्योंकि हेवी लोड ज़्यादा, तो लोड हेवी है तो आई ए का रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाएगा। जब आई ए ज़्यादा होगा तो टॉर्क, एक सेकेंड, इसको हम लोग फिर से कर लेते हैं। हेवी लोड पे स्पीड कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लोड हेवी है, आई ए करंट ज़्यादा हो जाएगा, स्पीड कम हो जाएगा।
और जब स्पीड कम होगा तो टॉर्क हाई होगा। ऐसा भी समझ सकते हैं कि जब आर्मेचर करंट बढ़ गया तो टॉर्क हाई हो जाएगा, और लो लोड पे यानी स्मॉल लोड पे स्पीड हाई हो जाएगा और टॉर्क लो हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि लो स्पीड पे सीरीज मोटर काफ़ी हाई टॉर्क डेवलप करता है और हाई स्पीड पे सीरीज मोटर काफ़ी लो टॉर्क डेवलप करता है। इन चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है, ये एक दूसरे से काफ़ी रिलेटेड है और बड़ा ही कंफ्यूजिंग है, इसलिए इसको समअप कर देते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीरीज मोटर, टॉर्क एंड आर्मेचर करंट। टॉर्क आर्मेचर के करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। स्पीड एंड आर्मेचर करंट, ये जो मोटर की जो स्पीड होती है वो आर्मेचर करंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। स्पीड एंड टॉर्क, जो टॉर्क होता है वो स्पीड के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये तीनों को बिल्कुल ही आप ध्यान में रखेंगे। यही जो पेज है, यही जो फिगर है, ये डीसी मोटर का कैरेक्टरिस्टिक्स का सार है, और मैक्सिमम एमसीक्यू जब घुमाएगा तो इसी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पे घुमाएगा। अब डीसी मोटर का स्पीड कंट्रोल एंड एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ होता है। जैसा कि अभी तक हम लोग पढ़े हैं कि डीसी मोटर वेरी हेवी मतलब वेरी हाई टॉर्क स्टार्टिंग में ये डेवलप करता है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग के समय आर्मेचर करंट काफ़ी हाई रिक्वायरमेंट होती है, तो उस कारण से उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल टॉर्क होता है और स्पीड काफ़ी लो होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट, डीसी मोटर को कभी भी हम लोग विदाउट लोड पे स्टार्ट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग टॉर्क डेंजरसली हाई होती है, और नो लोड कंडीशन पे स्पीड काफ़ी हाई होता है। क्यों? क्योंकि आर्मेचर करंट काफ़ी कम होती है, टॉर्क कम होता है लेकिन स्पीड काफ़ी ज़्यादा होता है, स्टार्टिंग टॉर्क हेवी होता है। तो डीसी मोटर जो है वो हमेशा उसको लोड के साथ कनेक्ट करके ही स्टार्ट करना चाहिए। क्यों? इसलिए ताकि आर्मेचर करंट ज़्यादा हो जाए, और जब आर्मेचर करंट ज़्यादा हो जाए तो स्पीड कम हो जाए। जब आर्मेचर करंट कम होगा तो स्पीड ज़्यादा होगा। आप प्रीवियसली स्लाइड्स को बैक करके आप देख सकते हैं। डीसी मोटर को कभी भी बेल्ट या चेन इन सब के थ्रू कनेक्ट करके नहीं करना चाहिए, डायरेक्ट लोड को कनेक्ट करना चाहिए। शाफ्ट से डायरेक्ट लोड को कनेक्ट करिए, बेल्ट और चेन के थ्रू नहीं। अदरवाइज क्या होगा, स्लिप होगा और मोटर जल जाएगा, या फिर बेल्ट और चेन को वो तोड़ देगा। डीसी मोटर के केस में स्पीड कंट्रोल, जो डीसी मोटर की जो स्पीड होती है वो डिपेंड होती है अप्लाइड वोल्टेज पे। जितना ज़्यादा अप्लाइड वोल्टेज उतना ज़्यादा करंट, उतना ज़्यादा आर्मेचर करंट। तो जो आर्मेचर करंट जितना होगा उसी के अनुसार स्पीड डिसाइड होता है। और इसको करने के लिए हम अब वोल्टेज को तो कम नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि स्पीड कंट्रोल डीसी सीरीज मोटर में काफ़ी इम्पॉसिबल है और पुअर है, काफ़ी पुअर है। और उसके लिए हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट यूज करते हैं, रेक्टिफायर्स यूज करते हैं, जिसमें फायरिंग एंगल को फिक्स करके, सो डेट की इनिशियली आउटपुट वोल्टेज काफ़ी कम मिले और धीरे धीरे आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा हो जाए होके और एक पोजीशन पे स्टैग्नेंट हो जाए। तो इस तरीके से वोल्टेज मिले हमको। तो डीसी मोटर का इस्तेमाल क्रेन्स में होगा, होइस्ट्स में होगा, रेलवे के ट्रैक्शंस मोटर में होगा, इलेक्ट्रिकल बसेस में होंगे, रेल, रोड, ऑटोमोबाइल, हेवी ट्रैक्शन जहाँ पे एप्लीकेशंस होगा वहाँ पे डीसी मोटर का इस्तेमाल। यानी मैकेनिकल लोड अगर हेवी है वहाँ पे डीसी मोटर का इस्तेमाल होगा। तो ये हो गया डीसी मोटर के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे डीसी सीरीज मोटर के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे डीसी शंट मोटर। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, शंट मोटर डेट मीन्स की शंटेड, यानी फील्ड वाइंडिंग का कनेक्शन आर्मेचर वाइंडिंग के साथ पैरेलल है। यानी फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर को शंट किए हुए पैरेलली कनेक्टेड है। वायरिंग डायग्राम को भी समझ लेते हैं। यहाँ से हम लोग सप्लाई के एक टर्मिनल से 2 टैपिंग लेते हैं। फर्स्ट टैपिंग फील्ड वाइंडिंग में डालते हैं और कनेक्ट करते हैं। दूसरी टैपिंग आर्मेचर के एक टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और दूसरे टर्मिनल को आर्मेचर सप्लाई के दूसरे टैपिंग से जोड़ते हैं। यानी दोनों फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग में सेम वोल्टेज अप्लाई होता है। इसमें आप स्पष्ट दिख रहा होगा। पैरेलली कनेक्टेड एंड देन सेम सप्लाई वोल्टेज टू बोथ वाइंडिंग। इसके स्कीमेटिक डायग्राम को हम लोग देखेंगे तो ये सेम सप्लाई वोल्टेज टू बोथ फील्ड वाइंडिंग एज वेल एज आर्मेचर वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग में जो करंट फ्लो हुआ उसको शंट करंट बोलेगा, और आर्मेचर वाइंडिंग में जो करंट हुआ वो आर्मेचर करंट होगा। सीरीज के केस में दोनों करंट सेम होता था, यहाँ डिफरेंस होगा, यहाँ वोल्टेज सेम होगा। अब बात होती है रेजिस्टेंस के बारे में। सीरीज मोटर के केस में हमारा क्या था, जो फील्ड वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस था वो आर्मेचर वाइंडिंग से कम होता था, ठीक है। लेकिन इसमें जस्ट अपोजिट, रेजिस्टेंस ऑफ शंट फील्ड वाइंडिंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर्मेचर वाइंडिंग। यानी आरएस जो है वो ज़्यादा होगा किसके केस में, शंट के केस में। जबकि आरएस फील्ड वाइंडिंग, जो शंट फील्ड वाइंडिंग बोला जाता था, आरएफ इज लेस देन आरए, ये सीरीज के केस में।
इसको याद रखिएगा। ये ऐसा इसलिए करते हैं ताकि अगर रेजिस्टेंस को हम यहाँ हाई कर देंगे तो ये जो हमारा फील्ड वाइंडिंग में जो करंट फ्लो हो रहा है वो मिनिमम हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो मैक्सिमम करंट आर्मेचर को मिल सके। मोटर के केस में एक ही प्रिंसिपल है, मैक्सिमम करंट आर्मेचर को मिलना चाहिए। सीरीज में भी इसीलिए क्या करते थे कि हम रेजिस्टेंस को काफ़ी कम रखते थे ताकि मैक्सिमम करंट आर्मेचर को मिल सके। और संट वाले केस में रेजिस्टेंस को काफ़ी हाई करते हैं ताकि संट करंट कम हो जाए और मैक्सिमम आर्मेचर करंट डिलीवर हो मोटर पे। सीरीज मोटर की भांति संट मोटर में भी कुछ इक्वेशंस हैं जो जानना जरूरी है। जैसा कि हमने बताया कि आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग एक दूसरे से पैरेलली कनेक्टेड होते हैं, तो आईए करंट फ्लो होगा आर्मेचर वाइंडिंग में जिसका रेजिस्टेंस आर ए है, और आईएसएच करंट फ्लो होता है फील्ड वाइंडिंग में जिसका रेजिस्टेंस आर एस एच है। एंड इस केस में वोल्टेज अप्लाइड एट द बोथ वाइंडिंग विल बी द सेम वोल्टेज दोनों में होगा। तो आई टोटल क्या हो जाएगा, आर्मेचर करंट प्लस आई एस एच शंट करंट, और आई एस एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डिवाइड बाई आर एस एच। ये है फील्ड वाइंडिंग का, यहाँ पे ई है, तो आई एस एच की वैल्यू ई डिवाइड बाई आर एस एच, यहाँ इसका रेजिस्टेंस हो गया। तो आई ए आर्मेचर करंट क्या हो जाएगा, आई टोटल माइनस आई शंटेड, और इसकी वैल्यू ई डिवाइड बाई, ई तो सेम है, ई डिवाइड बाई आर ए, यहाँ पे आर ए है। सो अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू हो जाएगा बैक ईएमएफ प्लस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर्मेचर, और ई इज इक्वल टू हो जाएगा आर्मेचर की करंट की वैल्यू रखेंगे तो आई टोटल माइनस आई एस एच इंटू आर ए। तो यहां से हम लोगों को दो इक्वेशन पकड़ने हैं। फर्स्ट आई एस एच इज इक्वल टू ई डिवाइड बाई आर एस एच, यानी ई तो अप्लाइड वोल्टेज तो कांस्टेंट है और फील्ड का रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट है, यानी आई एस एच जो होगा वो कांस्टेंट होगा। यानी फील्ड में जो फ्लो करने वाला, फील्ड वाइंडिंग में जो फ्लो करने वाला जो करंट होगा वो डीसी शंट मोटर के केस में कांस्टेंट होगा, लेकिन सीरीज मोटर के केस में फील्ड वाइंडिंग के अक्रॉस जो करंट होता है वो प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट होता है, जो कि वोल्टेज के प्रोपोर्शनली होता है। यानी वोल्टेज जितना बढ़ाएंगे उतना ही हमारा, जितना ज्यादा लोड के ऊपर जितना ज्यादा लोड होगा उतना ही आर्मेचर करंट होगा। इसमें तो लोड ऑलमोस्ट फिक्स है, क्योंकि जो वोल्टेज हम दे रहे हैं वही डिवाइडेड होगा। सो डीसी शंट मोटर के केस में फील्ड फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू फील्ड करंट, और फील्ड करंट जो होता है वो डीसी मोटर के केस में डिपेंड्स अपॉन द अप्लाइड वोल्टेज, और डीसी शंट मोटर में जनरली अंडर रनिंग कंडीशन में जो डीसी सप्लाई वोल्टेज होती है वो कांस्टेंट होती है, इसीलिए फील्ड करंट भी कांस्टेंट होता है, और इसी कारण से जो फ्लक्स होता है वो भी मोर एंड लेस कांस्टेंट होता है डीसी शंट मोटर के केस में। इसीलिए डीसी शंट मोटर को कांस्टेंट फ्लक्स मोटर कहते हैं और डीसी सीरीज मोटर को वेरिएबल फ्लक्स मोटर कहते हैं, क्योंकि उसमें फ्लक्स आर्मेचर करंट के अनुसार बढ़ता घटता रहता है, और आर्मेचर करंट लोड के अनुसार बढ़ता घटता है। जैसे लोड बढ़ेगा घटेगा, आर्मेचर करंट घटेगा बढ़ेगा। बट इस केस में चूंकि फील्ड फ्लक्स मोर एंड लेस कांस्टेंट होता है, इसलिए ये कांस्टेंट फ्लक्स मोटर है। अब हम लोग शंट मोटर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे सीरीज मोटर की कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किए थे, वैसे ही शंट मोटर की कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट है टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट, सेकंड है स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट, एंड थर्ड है स्पीड वर्सेस टॉर्क। सेम थिंग बट वेरिएशंस होता है। सीरीज मोटर के केस में जैसा कि हम लोग जानते थे कि टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, बट शंट मोटर के केस में क्या, आर्मेचर के ऊपर जो टॉर्क डेवलप होता है वो आर्मेचर करंट के प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल नहीं होता है। ठीक है, वो कैसे, वो हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि हम जानते थे प्रीवियस लेक्चर में भी, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में भी हमने बताया था कि टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स इनटू आर्मेचर करंट, और डीसी शंट मोटर के केस में फ्लक्स जो है वो कांस्टेंट होता है, देयरफॉर टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट। जब ये कांस्टेंट हो गया फ्लक्स तो ये हट गया, तो टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट। ये डीसी शंट मोटर के केस में होता है, और डीसी सीरीज मोटर के केस में टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट के स्क्वायर। ये दोनों डिफरेंस है। प्लॉट को देखेंगे तो हमें ऐसा नजर आएगा, टॉर्क आर्मेचर करंट से प्रोपोर्शनलिटी में बढ़ रहा है। ये आर्मेचर टॉर्क हो गया और ये शाफ्ट टॉर्क होगा, क्योंकि कुछ लॉसेस होंगे। दूसरा है स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसा कि हम जानते हैं कि डीसी शंट मोटर में स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू बैक ईएमएफ। याद कीजिए वही इक्वेशन, बैक ईएमएफ इज इक्वल टू फाई एन जेड पी डिवाइड बाई 60 इंटू ए। सो बैक ईएमएफ ई बी इज प्रोपोर्शनल टू एन। हो गया, यही चीज लिखा हुआ है। और ई बी इज इक्वल टू होता है मोटर के केस में सप्लाई वोल्टेज माइनस रेजिस्टेंस ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर्मेचर। कैसे, जैसे ये आर्मेचर है, ये फील्ड वाइंडिंग है, ये ई बी और ये आई ए आर ए, जब ये दोनों को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, भी।
तो V इज इक्वल टू क्या होगा, EV प्लस IARA, तो EV इज इक्वल टू V माइनस IARA। अब ये EV की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, n इज प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा V माइनस IARA। इसके प्लॉट को अगर हम देखेंगे तो हमें प्लॉट ऐसा नजर आएगा, यानी स्पीड जो है, वोल्टेज तो कांस्टेंट होगा, जो सप्लाई वोल्टेज हो तो कांस्टेंट होगा, सप्लाई वोल्टेज कांस्टेंट में से IARA का जो ड्रॉप होगा स्पीड का, इसलिए ये कर्व ऐसा होता है। यानी डीसी शंट मोटर के केस में जो फ्लक्स होता है वो कांस्टेंट होता है और बैक ईएमएफ होता है वो भी कांस्टेंट होता है, इसलिए जो स्पीड ऑफ मोटर होता है वो रिमेन कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू आर्मेचर करंट। आर्मेचर करंट के साथ ये कांस्टेंट होता है, बट इन प्रैक्टिकल ये कांस्टेंट नहीं होता है, इसमें कुछ ड्रॉप होते हैं, लोड के साथ ड्रॉप होगा। यानी जैसे हम लोड बढ़ाएंगे तो हमारा आर्मेचर करंट बढ़ेगा, और जब आर्मेचर करंट बढ़ेगा तो ये ड्रॉप बढ़ जाएगा। तो इसलिए कहा गया है कि स्पीड ऑफ मोटर डिक्रीजेज स्लाइटली विद द इंक्रीज इन द लोड, यानी जैसे जैसे हम लोड बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा स्पीड जो होगा वो स्लाइटली डिक्रीज होगा। इसलिए कहा जाता है कि डीसी शंट मोटर इन नॉर्मल कंडीशन एट कांस्टेंट लोड पे कांस्टेंट स्पीड फ्लो करता है, जब लोड को वेरी करते हैं तो उसकी स्पीड थोड़ी सी डाउन होती है, नो लोड पे जो स्पीड होती है वो उससे थोड़ी सी डाउन होती है। एक और इसमें कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि डीसी शंट मोटर नो लोड पे कांस्टेंट स्पीड में मूव करता है, बट डीसी सीरीज मोटर नो लोड पे डेंजरसली उसकी स्पीड होती है, काफी हाई होता है, वेरी हाई स्पीड। बट डीसी शंट मोटर की स्पीड नो लोड पे कांस्टेंट और हाई लोड पे स्लाइटली लोअर देन द नो लोड स्पीड। और हाई लोड के केस में सीरीज मोटर में जो उसकी स्पीड होती है वो नो लोड की स्पीड से काफी कम होती है। तो ये वेरिएशंस आप देख सकते हैं। टॉर्क स्पीड कर्व भी बिल्कुल वैसा ही होता है कि जो स्पीड होता है डीसी शंट मोटर में, लोड टॉर्क जैसे ही बढ़ता है वैसे ही वो स्लाइटली डिक्रीज होता है। बहुत ज़्यादा वेरिएशंस, जैसे डीसी सीरीज मोटर के केस में क्या होता था कि सीरीज मोटर के केस में वेरिएशंस ऐसे होते थे स्पीड और टॉर्क का, बट शंट मोटर के केस में वेरिएशंस स्लाइटली डिक्रीज होते, जैसे जैसे टॉर्क बढ़ाएंगे स्पीड डाउन होगा, टॉर्क बढ़ रहा है स्पीड डाउन हो रहा है, बट ये वेरिएशंस स्लाइटली होते हैं। वो कारण यही है, टॉर्क डिपेंड अपॉन आर्मेचर करंट, और आर्मेचर करंट के अनुसार ये स्पीड ऐसे डाउन होती है। तो उसी प्रकार से डीसी शंट मोटर के केस में स्पीड का वेरिएशंस, टॉर्क का वेरिएशंस आर्मेचर करंट के वेरिएशन से सेम होता है। सो डीसी शंट मोटर की कैरेक्टरिस्टिक्स को समराइज कर लेते हैं, और जब समरी करते हैं तो फर्स्ट हमारा जो टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट प्लॉट कैसा होता है, इस प्रकार से प्रोपोर्शनल वेरिएशन, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल वेरी टू आर्मेचर करंट, स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट, स्पीड स्लाइटली डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन लोड, स्पीड वर्सेस टॉर्क, स्पीड स्लाइटली डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन लोड, यानी लोड बढ़ाएंगे तो स्पीड हल्का सा डाउन होगा, और स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट में हल्का सा जब लोड बढ़ाएंगे तो उसकी स्पीड हल्की सी नो लोड स्पीड से डाउन होगी डीसी शंट मोटर के केस में। ये तीन प्लॉट डीसी सीरीज मोटर का और डीसी शंट मोटर का, इसका आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, यही इसी को घुमा के क्वेश्चन पूछेगा और यही मेन है। डीसी शंट मोटर के कुछ एप्लीकेशंस को हम लोग देखेंगे। डीसी शंट मोटर्स का इस्तेमाल उस जगह पे किया जाता है जहां पे कांस्टेंट वोल्टेज और कांस्टेंट स्पीड और एडजस्टेबल स्पीड का रिक्वायरमेंट हो, और स्टार्टिंग कंडीशन मॉडरेट हो, स्टार्टिंग में हाई टॉर्क या हाई स्पीड की रिक्वायरमेंट ना हो। डीसी सीरीज मोटर में जस्ट अपोजिट होता था, हमारा स्टार्टिंग कंडीशन मॉडरेट नहीं चाहिए, स्टार्टिंग के केस में स्टार्टिंग स्पीड काफी हाई होता था, वो मॉडरेट कंडीशन नहीं है। और डीसी शंट मोटर में हम लोग चेन का इस्तेमाल कर सकते हैं और पुली का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट डीसी सीरीज मोटर में मैकेनिकल लोड डायरेक्ट लगता है, डीसी शंट मोटर में इनडायरेक्ट मैकेनिकल लोड लगा के मोटर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसकी नो लोड स्पीड बहुत ज़्यादा डेंजरसली हाई नहीं होती है। इसी कारण से डीसी शंट मोटर का इस्तेमाल जनरली फैन में होता है, ब्लोअर्स में होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स में होते हैं, कन्वेयर्स में होते हैं, एलिवेटर्स में होते हैं, मशीनरीज में होते हैं, मेटल वर्किंग मशीनरीज में, वुड वर्किंग मशीनरीज में, इन सब में जो मोटर का इस्तेमाल होता है वो डीसी शंट मोटर का इस्तेमाल होता है। इनमें जो लोड है, मैकेनिकल लोड है, वो बहुत ज़्यादा नहीं है। डीसी सीरीज में मोटर में मैकेनिकल लोड हेवी होना चाहिए, लेकिन शंट मोटर में मैकेनिकल लोड बहुत ज़्यादा हेवी नहीं होना चाहिए। डीसी शंट मोटर में एक लास्ट टॉपिक है जो स्पीड कंट्रोल। जैसा कि हम जानते हैं कि सीरीज मोटर का स्पीड कंट्रोल करना थोड़ा टफ है, बट डीसी शंट मोटर का स्पीड कंट्रोल करना आसान है। उसके लिए क्या यूज करेंगे, दो रियोस्टेट यूज करेंगे, आर्मेचर रियोस्टेट और फील्ड रियोस्टेट, दोनों अलग अलग, इसका इस्तेमाल दोनों अलग अलग तरीके से करते हैं। आर्मेचर रियोस्टेट जब हम यूज करते हैं तो आर्मेचर रियोस्टेट यूज करने में जो आर्मेचर के क्रॉस जो वोल्टेज है उसको रिड्यूस कर देते हैं, तो आर्मेचर करंट हमारा रिड्यूस हो जाता है, और जब आर्मेचर करंट रिड्यूस हो जाता है तो जो स्पीड है वो कम हो जाती है। आर्मेचर रियोस्टेट का यूज करने से हम आर्मेचर वोल्टेज को, आर्मेचर के क्रॉस वोल्टेज को रिड्यूस कर देते हैं, जिस कारण से जो बैक ईएमएफ है वो डिक्रीज हो जाता है और आर्मेचर करंट बढ़ जाता है। आर्मेचर करंट बढ़ने से जो स्पीड है वो डिक्रीज हो जाती है, क्यों? क्योंकि n इज प्रोपोर्शनल टू V माइनस IARA।
जब करंट बढ़ जाएगी तो स्पीड डाउन हो जाएगा। यानी आर्मेचर रोस्टेट का इस्तेमाल करके हम स्पीड को, मोटर स्पीड को डिक्रीज करते हैं। वहीं फील्ड रोस्टेट का इस्तेमाल करके मोटर की स्पीड को बढ़ाते हैं। वो कैसे? इसमें हम लोग फील्ड के क्रॉस अप्लाइड वोल्टेज को रोस्टेट के थ्रू कम करते हैं। यानी फील्ड वाइंडिंग में जो अप्लाइड वोल्टेज है वो डिक्रीज हो गया। और जब फील्ड वाइंडिंग में हम वोल्टेज कम किए तो करंट भी कम हो जाएगा, तो फ्लक्स क्या होगा? डाउन हो जाएगा। और जब फ्लक्स डाउन हो जाएगा तो बैक ईएमएफ कम प्रोड्यूस होगा, तो हमारा जो स्पीड है वो बढ़ जाएगा। यानी इन समरी के रूप में आर्मेचर रोस्टेट का इस्तेमाल जब स्पीड को कम करना पड़े तो वहां इस्तेमाल करते हैं, और फील्ड रोस्टेट का इस्तेमाल जब स्पीड को बढ़ाना पड़े। आर्मेचर रोस्टेट फील्ड स्पीड को, मोटर की स्पीड को कम कर देगा, और फील्ड रोस्टेट मोटर की स्पीड को बढ़ा देगा। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। ये जो डीसी सीरीज मोटर और शंट मोटर, ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जरूर देखिए और पूरा देखिए, बिकॉज ऑल आइटम इज कनेक्टेड। इसमें और जितना भी चीजें हैं सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे पावर सिस्टम के ऊपर। थैंक यू सो मच।